बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम दर्शकों का और मेरे साथ शामिल होने वाले तमाम पैनल का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस देश का इकलौता शो है जो अपने दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक जिस विषय को चुनते हैं उसी विषय पर हम बहस करते हैं और साथ ही साथ शो में लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़कर बहस की दशा और दिशा को तीखापन देते हैं, धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ जुड़ेंगी दीपिका बत्रा दिल्ली से, यशिका शर्मा नोएडा से, संदीप पासवान कानपुर से, ऋषिपाल महाशय दिल्ली से। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बहस का मुद्दा क्या है। बहस का मुद्दा संसद के इर्द गिर्द ही होना है क्योंकि संसद चल नहीं रही है, संसद में कामकाज ठप है। और इसी बीच चाय नाश्ते पर राहुल गांधी ने बुलाया विपक्षी दलों के लगभग 100 सांसदों को। 2 पार्टियां नदारद रहीं लेकिन 14 पार्टियां वहां पर पहुंची। तो इसीलिए हमारा सवाल है, पीएम के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे क्या राहुल? इसे 65% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। संसद सत्र के शुरू हुए 13 दिन हो चुके हैं। 13 दिनों के अंदर बहुत कम कामकाज हुआ और अभी तक अगर आंकड़े पर नजर डाली जाए तो 243 करोड़ रुपए जो आपकी और मेरी गाढ़ी कमाई है वो हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं। 243 करोड़। कई सारे मुद्दे हैं संसद के सामने। पेगासस जासूसी विवाद, किसानों का मुद्दा, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतें, साथ में कोरोना, ऑक्सीजन से मौत, न जाने कौन कौन से मुद्दे हैं। लेकिन संसद में बहस नहीं हो रही। कौन जिम्मेदार है, सरकार या विपक्ष? इसी पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज चाय नाश्ता और उसके बाद साइकिल मार्च कैसे हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुबह से ही विपक्ष को एकजुट करने में लगे रहे। संसद के बाहर विपक्षियों के साथ नाश्ता तो संसद के भीतर चाट पकौड़ी पर जोरदार हंगामा भी मचा। संसद की मर्यादा भंग होते देख बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया कि ये सांसदों का अपमान है। बिल पास किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, यहाँ पर चाट पापड़ी बना रहे हैं क्या? हम आपसे अनुरोध करेंगे कि वो टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने तंज कसते हुए ट्वीट किया था कि क्या हम पापड़ी चाट बना रहे हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी ने 17 विपक्षी दलों को एक साथ नाश्ते पर सरकार के खिलाफ बुलाया। बाद में संसद तक साइकिल मार्च भी किया। राहुल गांधी ने विपक्षी एकता पर ट्वीट भी किया कि न हमारे चेहरे जरूरी हैं, न हमारे नाम, बस ये जरूरी है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। हर एक चेहरे में देश की जनता के करोड़ों चेहरे हैं जो महंगाई से परेशान हैं। यही है अच्छे दिन। राहुल गांधी के बयानों पर संसदीय कार्य मंत्री ने फिर पलटवार किया। राहुल गांधी का स्थिति क्या है और राहुल गांधी क्या करते हैं इसमें कुछ सीरियसनेस ही रहते हैं। आज क्या बोलता है, कल और सुबह और एक बोलता है, एंड ही विल नॉट रिमेंबर व्हाट ही हैज टोल्ड यस्टरडे एंड टुमारो ही विल टेल समथिंग एल्स। जहां एक और संसद में सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा है, वहीं संसद के बाहर राहुल गांधी के साथ विपक्ष नई रणनीति बुन रहा है। जासूसी, बेरोजगारी, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव चर्चा हुई और चर्चा के माध्यम से ये तय हुआ कि संघर्ष का विकल्प है सदन के अंदर और सड़क पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना से लेकर देश के खिलाड़ियों तक को ओलंपिक में प्रोत्साहन देने में जुटे हैं। वहीं विपक्ष संसद के अंदर और बाहर लगातार सरकार के विरोध में खड़ा हो गया है। देश की बहस में चर्चा है कि जिस तरह से राहुल गांधी विपक्ष को संसद के बाहर एकजुट करने की कवायद में जुटे हैं, क्या संसद के भीतर चर्चा कर कई मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल करेंगे या फिर प्रयास 2024 को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। तो आप जानते हैं देश की बहस में हम अपने दर्शकों से एक सवाल पूछते हैं और कार्यक्रम के अंत में बताते हैं कि देश के बहस के दर्शकों की राय इस सवाल पर क्या है। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए देख लेते हैं सवाल क्या है। सवाल इसी से जुड़ा हुआ है जो आज दिन भर राजनीति हुई संसद में, संसद के बाहर, और ये जानना बेहद जरूरी हो गया है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष की एकता की धुरी बन पाएंगे, क्या राहुल गांधी विपक्ष की एकजुटता कायम रख पाएंगे। क्योंकि हमने देखा जब जेडीएस की सरकार बनी थी तब तमाम राजनीतिक दल एक साथ थे, लेकिन 2018 की वो तस्वीर 2019 आते आते बिखर गई और सब विपक्षी दल अलग अलग हो गए और मोदी सरकार को थम्पिंग 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं। जवाब देने का तरीका आपको पता है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे
ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है, सुझाव है या शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। शो में जरूर शामिल हो क्योंकि ये आपका अपना शो है। आज कार्यक्रम की शुरुआत थोड़ा अलग ढंग से करूंगा। मैं बता दूं मेरे साथ कौन कौन जुड़ेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और मेरे अभिन्न मित्र आशुतोष जुड़ेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड प्रवक्ता संजू वर्मा जुड़ेंगी। मेरे साथ कांग्रेस की धाकड़ प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नाइक जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले चलता हूं दीपिका बत्रा के पास दिल्ली। एक दर्शक, दीपिका 13 दिन में 243 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है संसद न चलने से। आप मुझे बताइए, क्या संसद चलनी चाहिए? और अगर नहीं चल रही तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी सर, मोदी के खिलाफ एकजुट होने से पहले ही बिखरने लगा है विपक्ष। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के विपक्ष को एकजुट करने का जो अभियान शुरू हुआ था, उस पर विपक्ष में ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इस मामले पर कांग्रेस के जाने माने नेता वीरप्पा मोइली ने भी यही सुझाव किया था कि सिर्फ मोदी के विरोध के नाम पर विपक्ष को एकजुट करना चूक होगी, क्योंकि पिछले 7 साल में मोदी ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर सका। कल राहुल गांधी ने कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं को नाश्ते पर मीटिंग के लिए बुलाया, जिसमें उन्होंने विपक्षी नेताओं से एकजुट रहने का अपील भी की। मैं ये पूछना चाहूंगी सर कि क्या क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, तो क्या कोई भी राष्ट्रीय पार्टी मोदी से अकेले लड़ने से सक्षम नहीं है? इस बात का जवाब दे जो इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि क्या कांग्रेस मोदी के सामने अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती? क्या वो इतनी सक्षम नहीं बनी है अभी तक? ठीक है, सीधे आपका सवाल ले जाता हूं। दीपिका जी, बहुत शानदार सवाल है। दीपिका जी को स्क्रीन पे बनाए रखिए। सीधे डॉक्टर रागिनी नाइक के पास चलते हैं। डॉक्टर रागिनी नाइक, कांग्रेस इतनी सशक्त नहीं बनी है कि मोदी को अकेले चुनौती दे पाए, ये कह रहे हैं हमारी दर्शक। दीपक जी, सबसे पहले तो दीपिका के सवाल, चाय नाश्ता कराना पड़ रहा है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, तो दीपिका, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ चाय नाश्ता कराना पड़ रहा है। खुशी होती है मुझे कि लड़कियां राजनीति में इस तरीके की रुचि रखती हैं, इतनी गंभीरता से समझती हैं और उचित सवाल पूछती हैं। देखिए, हमारे लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि कोई जीत और कोई हार अंतिम नहीं होती। पिछली बार जिसकी हार हुई, अगली बार जीत हो जाती। और यही कारण है कि जब 17 राजनीतिक दल जो कि देश के 60% जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, राहुल गांधी जी के आह्वान पर न सिर्फ एकत्रित होते हैं, बल्कि मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों, लगातार बढ़ती महंगाई, चरमराती अर्थव्यवस्था, देश की आंतरिक सुरक्षा, महिलाओं की अस्मिता, 3 काले कृषि कानून, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम करते हैं, तो ये लाजमी है कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ जाए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा इतिहास की तरफ भी देख लें। 2004 में भी ऐसी ही अटकलें लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि अटल अडवाणी युग है, इंडिया शाइनिंग का नारा है। और क्या सोनिया गांधी विपक्ष के बिखरे हुए नेतृत्व को एकजुट कर पाएंगी? और इतिहास गवाह है, न सिर्फ अटल अडवाणी युग का अंत हुआ, बल्कि यूपीए 2 सरकार, रागिनी जी, वो सोनिया गांधी थे, राहुल गांधी है। एकत्रित होकर हमने करके दिखाया। और पूरा यकीन है कि जिस तरह से मोदी जी लोक बहुमत का बुलडोजर बनाकर लोकतांत्रिक परंपराओं और मान्यताओं को कुचलने का काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस से बचने का काम कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि विपक्ष का एकजुट होना भारतीय लोकतंत्र को मजबूती देता है, देश के 60% जनता की आवाज को बुलंद करता है और साथ ही में मोदी जी की नींद को उड़ाने का काम भी करता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि विपक्ष की एकता रहे और इसीलिए बहुत जरूरी है कि सोई हुई निरंकुश सरकार अब जाग जाए। तो आपके अरविंद केजरीवाल और बहन मायावती की पार्टियां क्यों नहीं आई, ये भी बता दीजिए ना रागिनी जी। जगन मोहन रेड्डी भी नहीं आए, टीआरएस वाले भी नहीं आए, बहुत सारी पार्टियां जो नहीं आई। दीपक जी देखिए, इस वक्त ये तो अधूरी एकता है ना। कोई बात नहीं, मैं इसका जवाब आपसे लूंगा। नहीं, ले लीजिए, 1 सेकंड में ले लीजिए, बड़ा लंबा कार्यक्रम है। इसका जवाब लूंगा। संजू वर्मा को पहला मौका दे दो। आशुतोष से इसका जवाब ले लीजिए ना, 30 सेकंड, फिर आप आगे चले जाइए। मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगी, अच्छी चर्चा करते हैं। ठीक है, ठीक है, बोलिए। महत्वपूर्ण ये है कि आज कोई भी राजनीतिक संगठन या तो जनता के साथ खड़ा है
और अगर जनता के साथ खड़ा है तो जनता के मुद्दों पे सरकार को घेरने का काम करेगा। फिर अंदरूनी तौर से मोदी जी के साथ खड़ा है और जनता के खिलाफ खड़ा है। तो ये जो निर्णय है ये राजनीतिक दलों को करना है। बसपा मोदी जी का साथ देना चाहती है, जनता का साथ देना चाहती है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जिसका नाम अरे हमने इकलौती दर्शक जोड़ी वो मोदी जी के साथ खड़ी है। आप बोल रही है जो मोदी जी के साथ खड़ा है वो जनता के खिलाफ खड़ा है। अरे हमारी इकलौती दर्शक की बात तो सुन लेती है राजनीति बहन। मोदी जी के साथ ही खड़े हैं। अकाली दल ने पंजाब में साथ छोड़ दिया और जदयू के नीतीश बाबू सवाल पूछ रहे हैं कि पेगासस पर बहस क्यों नहीं हो रही है। तो अपने घटक दलों की तो बात सुन लीजिए, विपक्ष की बात नहीं सुनना। ठीक है, आज दुविधा मोदी सरकार की, विपक्ष ठीक है। संजू वर्मा जी, आप बहस नहीं कराना चाहती संसद में, बहस से बचना चाहती हैं। दीपक जी, अब राजनीति रुक जाइए, बहुत लंबा हो गया। संजू जी सीधा सवाल, आप बहस नहीं कराना चाहती संसद में, बहस से बचना चाहती हैं। मैंने सवाल सुना आपका। मुझे 9 बजे दूसरी डिबेट पर जाना है, इसीलिए मैं बिना ज्यादा वक्त लिए अपनी बात को रखना चाहूंगी। पहली बात तो ये कहना कि नरेंद्र मोदी की सरकार के चलते हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आज जो दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन दिया जाता है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत दिया जा रहा है। आज 40 करोड़ जनधन अकाउंट खुले हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम इसको कहा जाता है। और जनधन खातों में 21 करोड़ जनधन खाते तो सिर्फ महिलाएं खुले हैं और उसमें 31,000 करोड़ जमा किए गए हैं। तीसरी बात, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम आयुष्मान भारत, जिसके तहत 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस हो चुका है, वो मोदी सरकार के तहत हुआ है। बात करते हैं आज फॉरेक्स रिजर्व्स। आज फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे 600 बिलियन डॉलर से ऊपर हैं और मनमोहन सिंह के दौरान हमको 46 मिलियन टन अपना जो सोना है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था, सिर्फ 600 मिलियन डॉलर इकट्ठा करने के लिए। इसलिए चरमराती अर्थव्यवस्था के बारे में यदि कांग्रेस की प्रवक्ता ना ही बोले तो बेहतर होगा। मुर्ग की तरह अपना सर जमीन के अंदर धंसकर यदि आप ये मानना चाहते हैं कि भाई हम एक के बाद एक मॉरल विक्ट्रीज राहुल गांधी के नेतृत्व के चलते पिछले 7 सालों में कांग्रेस ने बहुत बखूबी काम किया। किस क्षेत्र में काम किया? मॉरल विक्ट्रीज में बिहार हार गए, गुजरात हार गए, उत्तर प्रदेश लोकसभा 2019 में 1 सीट मिली थी रायबरेली से। 2014 में उत्तर प्रदेश से सिर्फ 2 लोकसभा मिली थी। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपना दल जैसी छोटी पार्टी को भी 9 सीटें मिली, पर कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली। बंगाल में इनका वोट शेयर इस बार था 6%, इनको 0 प्राप्त हुआ। राहुल गांधी मॉरल विक्ट्री मैं इनके बीच नहीं बोली थी, राहुल गांधी बंगाल में 0 के चलते भी बड़े दबदबे के साथ कहते हैं भाई मैंने तो मॉरल विक्ट्री हासिल की। जो राजनीति में आता है वो सत्ता यदि कहता है सत्ता मुझे प्रिय नहीं है और मैं विपक्ष में बैठकर खुश हूं, तो राहुल गांधी जी आप 2024 की तैयारी भी करिए। 2024 में भी इस देश की 140 करोड़ की लगभग जनता ने तय कर लिया है कि आप तीसरी बार विपक्ष में बैठेंगे और इस बार आपको उत्तर प्रदेश से आपसे अनुरोध है भी नसीब नहीं होगी। नहीं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, इन्होंने बहुत लंबा बोला। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। एक बार भी नहीं टोका। मैं जेपी नड्डा जी की एक बात बताना चाहती हूँ। जो लोग कंक्लूड करिए। मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, एक बात कान खोलकर सुन लो। जेपी नड्डा जी कहते हैं कि बीजेपी आज एक ही राष्ट्र पार्टी है जिसके पास नीति है, नियत है, कार्यक्रम है, कार्यकर्ता है, संगठन है। कांग्रेस के पास ना तो नीति है, ना नियत है, ना कार्यकर्ता है, ना कार्यक्रम है, ना संगठन है। एक जमाने में ये ग्रैंड पार्टी के नाम से जाती थी। अरे मुझे क्या मिठाई रखी है? आपकी एक ही अध्यक्ष रही हैं सोनिया गांधी। चलिए संजू जी, हो गया। अच्छी तकरीर करी आपने। राहुल गांधी एक प्रोफेशनल भगोड़ा है।
मोदी सरकार पर इल्जाम लगाना भाग देखिए, जाना, ऐसे शब्दों तोहमत का लगाना प्रयोग भाग न जाना, किया जाए। लांछन दीपक जी, लगाना भाग जाना। ये तो मत बोलिए, प्रोफेशनल भगोड़ा तो मत बोलिए, वो भी एक सम्मानित पॉलिटिशियन है। साबित कीजिए मोदी सरकार के खिलाफ इतने इल्जाम अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी। ठीक है संजू जी, राजनीति थोड़ा सा नायक जी, मैं बहुत खुश हूं कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आप विपक्ष को इकट्ठा कर रही हैं, लेकिन क्या इस समूचे विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा राहुल गांधी होंगे, या आप ओपन है कि किसी भी दूसरे क्षेत्रीय दल से प्रधानमंत्री पद का चेहरा उधार ले लिया जाए? दीपक जी, मुझे लगता है कि तमाम नेता जो आज, आई एम श्योर आप इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी, आप सुनने का धैर्य रखिए, मैं जवाब देने के लिए बैठी। आज जो तमाम नेता एकत्रित हुए राहुल गांधी जी के बुलाने पर, एक ब्रेकफास्ट पर, एक चाय नाश्ते के न्योते पर, उन सबका क्या मत था? ममता बनर्जी क्या कह रही, राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके क्या कहा, तमाम बड़े नेता क्या कह रहे हैं कि हम कोई एक नाम, कोई एक चेहरा नहीं है, हम जनता का चेहरा है, जनता की आवाज है, जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये कहा जाता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, बाली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो ऋतु आने दीजिए, 2024 के नजदीक पहुंचने तो दीजिए, प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी आपको दिख जाएगा। और देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लौटी ऐसी पार्टी है जो कि हर देश के हर कोने में, हर प्रांत में, हर कस्बे में, हर शहर में। ये बताइए, क्या राहुल गांधी वो चेहरा हो सकते हैं? और हमारी बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? क्या राहुल गांधी वो चेहरा हो सकते हैं? बिल्कुल पेड़ चेहरा बड़ा हो गया, उसके बाद मेरी राहुल पूरी गांधी का आस्था फल लगेगा उस पर। कि राहुल गांधी चेहरा होंगे, पर मेरा विश्वास ये भी है कि आप बार बार नहीं टोकेंगे, मुझे जवाब पूरा दे दें। थोड़ा सा मैं अर्थव्यवस्था पर भी बोलना चाहूँ। देखिए, आईसीएमआर का आंकड़ा क्या कहता है, देश में 21-22 करोड़ तो लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे चले गए पिछले 7 साल। सबसे पहले जो शुरुआत की संजू जी ने, उन्होंने कहा कि हम 80-85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने का काम करें। संजू जी प्लीज आप अपनी बारी में बोलिएगा, मैंने आपको टोका नहीं, हम सभ्यता से बहस करते हैं ना। संजू जी प्लीज, सबसे ज्यादा देखिए मैं अनुरोध कर रही हूँ, आपकी बारी में मैं बोली अच्छा, नहीं। मैं ये दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, आशुतोष इंतजार कर रहे हैं, मुझे पूरा आशुतोष इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको ज्यादा वक्त इंतजार नहीं कराऊंगा, छोटा छोटा अपना जवाब रखे। महारानी बनने की प्रतियोगिता में शामिल नहीं होना चाहती। ये मछली बाजार की महारानी बनने की प्रतियोगिता संजू वर्मा को मुबारक हो कि राहुल गांधी को भगोड़ा कह रही थी। पहले अमित शाह को कड़ी पार, अमित शाह को बुला लीजिए संसद में, कड़ी पार अमित शाह संसद में आ जाए, पेगासस पर जवाब दे दे, जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, और संसद बखूबी चलेगी। लेकिन अगर संसद को राहुल गांधी का मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, अब थोड़ा सभ्यता की मर्यादा क्रॉस कर रहे हैं, मैं दोनों को रोक रहा हूँ और सीधे आशुतोष के पास चल रहा हूँ, मैं दोनों को रोक रहा हूँ और सीधे आशुतोष के पास चल रहा हूँ। आशुतोष मुझे बताइए, क्या राहुल गांधी को समूचा विपक्ष प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान लेगा अगर 2024 की उनकी आज की चाय पार्टी की तैयारी है तो? नहीं, मुझे लगता है ये पूरी की पूरी बहस बेईमानी अपने आप में, कि क्या कि राहुल गांधी को विपक्ष अपना नेता मान लेगा, नहीं मान लेगा, ये तो अपने आप में बहस ही बेकार है। ये तो जब 2024 का आएगा उस वक्त ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं या फिर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, जगनमोहन रेड्डी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं। क्योंकि मेरा अपना मानना ये कि ये अपनी पार्टियों की अपनी रणनीति का सवाल है। अब 2014 के अंदर क्या सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार, 2004 में क्या सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार थी? नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के सबसे लोकप्रिय नेता थे, पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ लाल कृष्ण आडवाणी थी, उनके साथ पूरा संगठन था, विचारधारा थी, मुद्दे थे, प्रमोद महाजन जैसे नेता थे, लेकिन पार्टी हार गई और हारी 10 साल तक सत्ता से रही। तो क्या ये 2014 या 2024 में ये चीज नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों चीजें इस स्थिति में। आज की तारीख में जो बड़ा सवाल बात को लेकर ये है कि क्या जो सरकार की जो जिद है उसके आगे उसने विपक्ष को एकजुट करने में मदद की या मदद नहीं की। मेरे ख्याल से यह है कि सरकार का जो फैसला है कि उस सब के अंदर बहस नहीं कराना चाहती है, उसने विपक्ष को एक नया जीवन दे दिया है। अन्यथा यही विपक्ष हुआ करता था और तमाम कोशिशें होती थी लेकिन इकट्ठा नहीं हो पाते थे। आज ममता बनर्जी भी दिल्ली आती है, वो भी कहती सबको साथ होना चाहिए। राहुल गांधी के साथ जब विपक्ष चाय नाश्ते पर जुड़ता है और कोऑर्डिनेशन करता है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर आप 1987 में जाएं या फिर 2000 या 1998 की बात करें, 1989 की बात करें, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि 96 जो बिखरा हुआ विपक्ष है वो धीरे धीरे ही इकट्ठा होता है, वो कभी एक साथ इकट्ठा नहीं होता है। 1947 से एनटी रामाराव और देवीलाल ने विपक्ष इकट्ठा करने की कोशिश की और जाके 1989 चुनाव के ठीक पहले विपक्ष इकट्ठा हो पाया था। आज की तारीख में सवाल पूछना है विपक्ष बिखरा हुआ है, ये सवाल अपने आप में बेमानी है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने, ये सवाल अपने आप में बेमानी है। हाँ, जब 2024 का चुनाव हो रहा होगा उस वक्त अगर आप सवाल पूछेंगे तो ये सवाल मौजूद होगा अपने आप में। नहीं, उम्मीदवार है, मैंने ये सवाल नहीं पूछा। क्या राहुल गांधी को ये तमाम विपक्षी दल एक्सेप्ट करेंगे, मेरा सवाल वो था। लेकिन संजू वर्मा जी, क्या आपकी गलती ने विपक्षी दलों को एकजुट कर दिया है? और क्या ये सच है कि पेगासस पर आप संसद में कोई बहस करवाना ही नहीं चाहते? ऐसे कैसे डिबेट? दीपक जी, मैं अभी तभी बोलूंगी यदि मुझे अर्थव्यवस्था रागिनी जी, आपके बाद मैंने संजू को बोलने का मौका नहीं दिया था। नहीं, पर आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। दीपक जी, आपके बाद मैंने संजू को बोलने का मौका नहीं दिया था, सीधे आशुतोष के बाद चला गया था। अब मैं भी लगातार बोलूंगी, दीपक जी, कैसे काम चलेगा बताइए। दीपक जी, क्या मैं बोल सकती हूँ? मुझे दूसरी डिबेट पर मैं अर्थव्यवस्था दीपक जी, ये गलत है। एक लाइन भी नहीं दीपक जी, क्या मैं प्लीज जब मेरी शेरनियों झगड़ो मत, जनता एक अच्छा डिस्कशन सुनना चाहती है। आप दोनों भाकत प्रवक्ता है, मैं दोनों को पूरा वक्त दूंगा, मैं दोनों को पूरा वक्त दूंगा, लेकिन सवाल से सवाल निकलता है तभी बहस आगे बढ़ती है। आशुतोष का सवाल संजू वर्मा के लिए है, फिर मैं रागिनी आपके पास आऊंगा। ठीक है, नहीं मैं बीच में बोलूंगी फिर। दीपक जी, यदि या तो मुझे ना मत बोलिए रागिनी जी, मत बोलिए। मैं आपको कह रहा हूँ, डॉक्टर रागिनी नायक इतनी धाकड़ प्रवक्ता किस बात से डर रही हैं? आपके पास आर्गुमेंट की कमी होती है क्या कोई? अरे हम डराने वाले खुद डरकर दुबक संजू वर्मा जी, जवाब। डर तो इस वक्त मोदी जी रहे विपक्ष। नहीं, दीपक जी, डराने वालों की पैरों के बीच में दब जाती है। आप जब तक मुझे अनइंटरप्टेड टाइम देंगे, इनसे या तो डिबेट करवाइए, मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे दूसरी डिबेट पर जाना है। अब ये धमकी गलत है, जब ये बोल रही थी मैं ठीक नहीं बोली। हम तो देखिए जाने की धमकी वो देता है जो डर जाता है। मैं तो यही हूँ, मुझे जाना है डिबेट पर मैडम, बराबरी से समय मिले, अच्छी बहस करें। मैडम मुझे टाइम। अच्छा रागिनी, उनको जाना है वाकई, शांत हो जाइए, सुन लीजिए ना। एक सवाल जवाब का वक्त है हमारे पास, एक सवाल जवाब का वक्त है हमारे पास। संजू बोलिए, फिर रागिनी आप। आपके लिए मैं सुन रही हूँ, फिर मुझे भी बोलने का मौका दीजिएगा निर्विघ्न। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सम्मान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी। रागिनी तो बहुत प्रखर प्रवक्ता है, ये तो हम सब जानते हैं। पहली बार मैं इनके साथ डिबेट कर रही हूँ। मुझे जाना है 9 बजे टाइम्स नाउ पर, नहीं तो मैं ये डिबेट छोड़कर जाती नहीं रागिनी। एनीवे, मैं ये चीज कहना चाहती हूँ, आशुतोष ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। देखिए, बात यह है कि राजनीति में एक फलक्रम होना बहुत जरूरी है। कौन ऐसा नेता है जिसके इर्द गिर्द एक कंसेंसस विपक्ष बिल्ड कर सकता है? अभी प्रॉब्लम यह है कि रागिनी जी को यह बात अच्छी नहीं लगेगी। राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी वो प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। आप यकीन मानिए, महाराष्ट्र में जहां से मैं आती हूँ, वहां पर कांग्रेस में 5 या 6 लोग हैं। भाई जगताप, मिलिंद देओरा, संजय निरुपम, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, ये सबके सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव जो इनके हेल्थ मिनिस्टर हैं और भूपेश बघेल, उनके बीच में जंग छिड़ी हुई है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जंग छिड़ी हुई है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, यदि आप सत्ताधारी पार्टी को चुनौती देना चाहते हैं तो पहले अपने घर के अंदर जो समस्याएं हैं उस पर तो थोड़ा ध्यान दीजिए। रही बात समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव, चाचा भतीजा मामा भांजा की पार्टी कर रह गई है। ममता बनर्जी को बंगाल के बाहर कौन जानता है? अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के बाहर कौन जानता है? केसीआर को तेलंगाना के बाहर कौन जानता है? चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के बाहर कौन जानता है? राहुल गांधी को आज वायनाड के अंदर भी लोग नहीं जानते। जी, आप मुझे शर्मसार करने वाली बात यह है। अभी मैं अपना जो बोलना था बोल चुकी हूँ। मोदी सरकार को चुनौती यदि देनी है तो विकास का मुद्दा उठाइए। सिर्फ एंटी मोदी एजेंडा से आप हमको 2024 चुनौती देने में नाकामयाब रहेंगे। ठीक है, रागिनी से जवाब ले लेते हैं।
ठीक है, दीपक जी, रागिनी देखिए, से ये जवाब ले लेते हैं। कहावत, रागिनी, ये- क्या सिर्फ वायनाड दीपक तक जी, सीमित रह गए राहुल गांधी? वो ट्रैक्टर चला कर आए, ट्रैक्टर रणदीप सुरजेवाला बाद में सीज भी हो गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो हाउस के अंदर नहीं गए, बाहर ही बाहर निकल गए। आज साइकिल चला कर गए, हाउस के अंदर नहीं गए, बाहर ही बाहर निकल गए, तो उनकी गंभीरता पे सवाल खड़े होते हैं। रागिनी, ये भी एक सच है। मैं सवाल समझ देखिए, किसानों की शक्ति का प्रतीक ट्रैक्टर राहुल जी ने ऐसा चलाया कि लग रहा है भाजपाइयों और संघियों के मंसूबों पर चल गया, जो किसानों को दरकिनार करने के मंसूबे थे। और साइकिल ऐसी चलाई कि मोदी जी के कहते हैं कि पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो साइकिल आसमान छूती महंगाई के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का प्रतीक है। अब आप देखिए कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। मुझे ये तो बता दीजिए कि 2 साल में 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बदलने पड़े भारतीय जनता पार्टी को, और जो मुख्यमंत्री बदलने पड़े उन्हें इंग्लैंड और अमेरिका का फर्क नहीं पता था कि भारत किसका गुलाम रहा है। वो लड़कियों की फटी जीन्स पर और लड़कियों की अस्मिता पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मुख्यमंत्री, ये येदियुरप्पा जी को बदलना पड़ा कर्नाटक में। और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है उनकी प्रधानमंत्री से नहीं बनती, जो 2 उप मुख्यमंत्री है उनकी मुख्यमंत्री से नहीं बनती। सांसद कहते हैं कि हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगी जी के कारण पिछड़ते जा रहे हैं। विधायक का धरना देते हैं अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बैठकर। राजस्थान में वसुंधरा राजे किसी की सुनती नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे में ठनी हुई है। वहां पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की अपने ही नेताओं से नहीं बन रही है। तो आप खुद को तो देख लीजिए, अपने गिरफ्तार में जाकर देखिए, तब कांग्रेस की तरफ उंगली उठाइए। और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं याद दिला देना चाहती हूँ कि भट्टा परसौल की बात, भूमि अधिग्रहण बिल की बात हो, तब भी सरकार नहीं थी हमारे तब भी 50 से कम सांसद थे, लेकिन निरंकुश सरकार को किसान की जोड़ी पर घुटने टिकाने का काम राहुल गांधी ने किया था। तो विपक्ष को और जनता को जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार कैसी बात कर रही है? भट्टा परसौल में आपकी सरकार थी मैडम। एक लाइन और जोड़ देती हूं। रागिनी जी, आप फैक्चुअली इनकरेक्ट कैसे हो सकती हैं जब राहुल गांधी भट्टा परसौल का यूपीए 1 की सरकार थी? अच्छा, वो मान लीजिए भट्टा परसौल के हमारी सरकार थी, ये तो मानेंगे भूमि अधिग्रहण बिल के समय पर नहीं थी। यानी कि जब हमारी सरकार थी तब से लेके जब तक हमारी सरकार नहीं थी तब तक राहुल गांधी का सड़क से लेकर संसद तक जनता की आवाज को उठा रहे थे कि नहीं उठा रहे। और अब मैं अर्थव्यवस्था पर जल्दी से 30 सेकंड बोलना चाहती हूँ। हमारे देश में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे यूपीए के कार्यकाल में। 22-23 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के नीचे चले। 97% लोग ऐसे हैं जिनकी आय कम हो गई है कोरोना के समय पर। 45% बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ज्यादा पहुंच गई थी कोरोना काल से पहले। और अभी संजू वर्मा थोड़ी देर पहले कह रही थी कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन देने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए, देश की 135 करोड़ जनता में से 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन नहीं खरीद पा रही है। तो और मोदी जी क्या अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने पिछले साल अनाउंस किया था, आज तक इकोनॉमी उससे बूस्ट नहीं हुई। और उसके बाद वो सेंट्रल विस्टा पर 20,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे, 8,500 करोड़ का प्लेन लेंगे और 10 लाख का सूट पहनकर मोर को दाना चुकाएंगे और अपने ही देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की जासूसी करेंगे। और उस पर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा, जरूर पूछेगा, लामबंद होगा, घेराबंदी करेगा और मोदी जी को आड़े हाथों लिया जाएगा। ठीक है, मनोज यादव जी जुड़ गए। डॉक्टर मनोज यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और शांतनु मेरे साथ जुड़ गए, शांतनु गुप्ता, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है। सीधे डॉक्टर मनोज यादव के पास चलता हूं। डॉक्टर मनोज यादव जी, क्या पेगासस मामले में और आपने संसद के अंदर जो स्टैंड लिया, आशुतोष ने बिल्कुल सही कहा, उसने विपक्ष को एकजुट होने का मौका दे दिया, ये आपका फेल्यूर है? का तो फेलियर नहीं मानता हूं, विपक्ष का बहुत बड़ा फेलियर है। सत्ता पक्ष का जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट को चलाना, लेकिन विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए, ये जो विपक्षी दल है, ये लोग सत्ता पक्ष में रहते हुए तो देश का भला नहीं कर पाए, गरीबों का भला नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम मैं कहता हूं राहुल गांधी जी कम से कम विपक्ष की अच्छी भूमिका तो निभा लीजिए। देखिए दीपक जी, इसके कार्यक्रम को समझना होगा। जब ममता दीदी दिल्ली में पदार्पण करती है, राहुल गांधी जी तुरंत कुंभकर्णी नींद से जागते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस पार्टी आईसीयू और वेंटिलेटर पर चली गई है। तो इसी के बहाने वो आईसीयू से, वेंटिलेटर से निकालने के लिए ऑक्सीजन की तलाश में कभी वो ट्रैक्टर पे चढ़ जाते हैं, कभी साइकिल पर चढ़ जाते हैं। और साइकिल का क्या असर हुआ था देखा होगा आपने, दो यूपी के 2 लड़के थे, साइकिल पंचर हो गई,
उसका जो हैंडल था वो भी कहीं गायब हो गया, तो उत्तर प्रदेश में क्या असर हुआ था। तो ये एक्टर बहुत बड़े हैं। और राहुल गांधी आपने देखा दीपक जी पार्टियां करने में बड़े मसरूफ है। कभी इटली में जाके पार्टी करते हैं, कभी यहाँ पर चाय पार्टी करते हैं, कभी डिनर पार्टी करते हैं। 2014 से पार्टियां कर रहे हैं। देखिए ये फ्यूज डिफ्यूज और कंफ्यूज लोग हैं जिनको यही नहीं पता है किस मुद्दे पर चर्चा करनी है। और आप देख रहे हैं कि ये लोग अलग अलग मुद्दा उठा करके बात कर रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे थे किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, खड़गे जी बोल रहे थे और राहुल गांधी बोले पेगासस पे चर्चा होनी चाहिए, वहीं इनके चिदम्बरम जी बोल रहे थे कि न्यायालय में जाना चाहिए। तो पहले तो ये लोग डिसाइड कर ले। देखिए मैं तो ये कहूंगा दीपक जी 70 सालों से इन्होंने देश को लूटा है, कम से कम चाय पानी पिलाकर कम से कम कुछ ना कुछ अपनी जेब से निकालने का काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि केंद्र सरकार हर तरह की चर्चा कराने के लिए तत्पर है, लेकिन इनके नेता क्या करते हैं? मैं तो कहता हूं सांसदों को कम से कम संसद की मर्यादा सबसे पहले सीखनी चाहिए। आप देख रहे हैं अश्विन वैष्णव जी जब जवाब देने के लिए उठते हैं तो उनके पेपर फाड़ दिए जाते हैं। और अभी एक अभद्र टिप्पणी आपने देखा किस तरह से डेरेक ओब्रायन ने की है, टीएमसी के सांसद ने। उन्होंने कहा कि जो बिलों को पास कर रही है सरकार वो मतलब वो चाट पकड़ वाला एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। तो सबसे पहले तो इनको मर्यादा समझनी चाहिए। और दूसरा विषय यह है कि जब केंद्र सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है तो आपत्ति कहाँ है? हो हल्ला करना, ड्रामा करना और लोगों का ध्यान आकर्षित करना, ये केवल मीडिया ट्रायल चल रहा है दीपक जी, और कुछ नहीं चल रहा है। संसद के अंदर ये कुछ नहीं बोलेंगे, टीवी डिबेट में सब बोलेंगे, बोलेंगे, रैलियों में बोलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का हाल आईसीयू और वेंटिलेटर वाला हो गया है। ये लोग लॉकडाउन के अंदर भी आपने देखा होगा कोरोना काल में घरों में छिपे हुए बैठे, ना सड़कों पर थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत किस तरह से सड़कों पर लोगों की सेवा कर रही थी। तो ये लोग तो क्या है कि कम से कम मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, कम से कम एक अच्छे विपक्ष की भूमिका तो निभा लीजिए। ठीक है रागिनी, पैनल पे मेरे साथ राहुल देव जी भी जुड़ गए हैं, आशुतोष भी है, शांतनु गुप्ता भी हैं, आप दोनों तो ही हैं। आपके सवाल का जवाब उन्होंने दिया, इसलिए मैं सीधे राहुल देव जी के पास जाता हूं। राहुल देव जी 13 दिन हो गए हैं, 243 करोड़ रुपए का नुकसान, और आज डेरेक ओब्रायन का यह कहना कि बिल इस तरह से पास हो रहे हैं जैसे पापड़ी चाट बन रहा हो। क्या मानते हैं, क्या वाकई संसद की गरिमा का सम्मान हमारे सांसद, हमारी सरकार, हमारे विपक्षी कर रहे हैं? इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं दीपक। ये टिप्पणी मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इतनी ज़्यादा आपत्तिजनक भी और उस मतलब निंदनीय भी नहीं है कि उस पर इतना हंगामा किया जाए। ठीक है, ना करते तो बेहतर होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बड़ा नुकसान ये 200-250 करोड़ रुपए का नहीं है, यही और बढ़ जाएगा। उससे बड़ा नुकसान है कि जो हम तस्वीर पेश कर रहे हैं आपकी राजनीति की, संसद की और सभी पार्टियों की, कुल मिलाकर देश की जनता के सामने, एक तरफ हम ये कहें कि इतने बड़े मुद्दे हैं देश के सामने, उन पर चर्चा की जरूरत है, देश भी सुनना चाहता है कि विपक्ष को भी क्या कहना है, सरकार को भी क्या कहना है। तो ये जनता को इन मुद्दों पर संसद की उच्चतम बहस से वंचित रखना भी है। मीडिया का ध्यान बहुत काफी मिल चुका है विपक्ष को। मैं समझता हूँ कि सारे देश में जो भी जागरूक लोग हैं उनको पता है कि किस मुद्दे पर, पेगासस के मुद्दे पर ये हंगामा हो रहा है, तो संसद रुकी हुई है। लेकिन यही उद्देश्य नहीं हो सकता किसी भी पार्टी का, ना सरकार का। सरकार को क्या समस्या है इसमें? सरकार में उसने 10 दिन में 12 बिल पास करा लिए, आगे भी करा लेगी। ऐसे बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो पास होते हैं, एक तरफ हंगामा चलता रहता है, शोरगुल चलता रहता है, बिल रखे जाते हैं और पास हो जाते हैं। तो उससे किसको फायदा हो रहा है, उससे नुकसान किसको हो रहा है? तो अगर और ये अपेक्षा करते हैं, जैसे मैं मानता हूं कि एक बेहद गंभीर मुद्दा है, इतना गंभीर है कि उस पर बड़ी और गंभीर बहस संसद में होनी चाहिए। जनता को भी पता चले कि सरकार का रुख उस पर अड़ियलपन का दिखा रही है, वो नहीं है, वो किस आधार पे कह रही है, विपक्ष कह रहा है, दूसरे देशों में क्या हुआ है, 10 देशों का मामला है ये, तो ये एक वैश्विक मामला है। तो इस पर जनता की अपनी जिज्ञासाएं हैं। सरकार इसी पे अड़ी रही कि हम इस पर बहस नहीं करेंगे, ये मुद्दा ही नहीं है, संसद अड़ी रही और ये टकराव चलता रहा, तो फिर ये मुद्दा और इसके साथ दूसरे जो बड़े मुद्दे हैं वो देश के सामने आएंगे कैसे?
तो ये एक स्थायी नीति नहीं हो सकती। ठीक है। 1-2 दिन के लिए हम समझ सकते हैं कि आपने शोरगुल कर लिया, आपने नहीं चलने दी, लेकिन ये पूरा सत्र इसमें कैसे चल सकता है? ठीक है आशुतोष, आपको क्या लगता है जो संसद नहीं चल रही है, क्या आपको नहीं लगता इससे विपक्ष का भी नुकसान है? मैसेज तो संडे क्रॉस कर दिया उन्होंने पेगासस पर, लेकिन और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कोरोना है, कृषि बिल है, अर्थव्यवस्था है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार, कभी सोचा था किसी ने? क्या इसमें विपक्ष का नुकसान भी नहीं है? देखिए दीपक, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ एक संसदीय लोक प्रणाली है और संसदीय लोक प्रणाली के अंदर सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। और अगर संसद एक मंच है जहां पर विपक्ष को, सत्ता पक्ष को, दोनों को अपने अपना पक्ष रखने का अधिकार है और उनको अपने तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का भी अधिकार है, तो मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि अगर सत्ता विपक्ष को लगता है कि सत्ता पक्ष उनकी बात को नहीं सुन रही है, उनके सवालों के जवाब नहीं दे रही है, केवल संसद के बाहर उसको पूरी तरीके से अपना विरोध प्रदर्शित करने का अधिकार है। जो लोग ये सवाल खड़ा करते हैं कि आज संसद का 13 दिन हो गए और उसमें 243 करोड़ रुपए खर्च हो गए, उनको मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि 2009 से लेकर 2014 तक जो संसद चली थी, उस वक्त विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी और जो संसदीय इतिहास का सबसे ज्यादा समय अगर किसी संसद में वेस्ट हुआ था वो 61%, वो 2009 से लेकर 2014 जब बीजेपी विपक्ष में थी। 2012 मानसून सत्र में 75% संसद का समय बर्बाद हुआ था। तो क्या ये मान लिया जाए उस वक्त टैक्स पेयर के पैसे की बेईमानी हुई थी या उस वक्त विपक्ष ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई थी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस वक्त भारतीय कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे थे और विपक्ष को ये लगा, बीजेपी को ये लगा कि सरकार को हमें कटघरे में खड़ा करना चाहिए। उन्होंने अपने तरीके से कटघरे में खड़ा किया। लेकिन आज की तारीख में वही लोग जो कल विपक्ष में थे, जो संसद में बहस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अरुण जेटली जी का बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बयान है कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और उसको ऑब्स्ट्रक्शन करना ये हमारा लेजिटिमेट अधिकार है। तो आज यही आरोप भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के ऊपर कैसे लगा सकती है? लेकिन मेरा अपना मानना है, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि इस सरकार बहस नहीं कराना चाहती है। इससे जरूर एक संदेश जा रहा है कि ऐसी कोई चीज है जिससे सरकार भाग रही है, अन्यथा कोई कारण नहीं है। क्योंकि पेगासस पर अगर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बहस हो जाएगी, मैं कतई नहीं मानता कि पेगासस इतना बड़ा मुद्दा बनता, लेकिन चूंकि सरकार इसमें बहस नहीं कर रही है इसलिए इतना बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और अंततः सरकार के गले की सबसे खतरनाक घंटी बनने वाली है ये। शांतनु, क्या पेगासस, दो चीजें, क्या संसद के अंदर काम पापड़ी चाट बनाने की तरह से हो रहा है और क्या पेगासस पर सरकार डिफेंसिव मोड में है संसद के अंदर, जिसके चलते विपक्ष ने इसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है? हाँ दीपक भाई, देखिए आशुतोष जी ने कहा कि 2012 में, 2013 में, 2014 में कैसे संसद रोकी गई। देखिए हम एक बड़ी एप्पल्स टू ऑरेंजेस का कंपेयर कर रहे हैं। एक कैग की रिपोर्ट पे चर्चा की मांग करना वर्सेस एक टैबलॉइड पे एक फर्जी वेबसाइट की खबर पे चर्चा की मांग करना, बिल्कुल दो अलग अलग मुद्दे हैं। कैग की रिपोर्ट को वो वायर से कंपेयर कर रहे हैं और वायर ने खुद कहा है कि ये दिस मे बी, उन्होंने उसमें खुद भी कहा है ये मे बी, बल्कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ट्वीट करके कहा है कि हमने तो कभी कहा ही नहीं ये लिस्ट एनएसओ से रिलेटेड है, ये लिस्ट पेगासस से रिलेटेड है। मतलब ऐसे चार एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रोज आप लाते रहेंगे और संसद को चलने से रोक देंगे। देखिए राहुल गांधी का जब से वो संसद में है 2004 से, तब से उनका कोई जिम्मेदाराना बिहेवियर नहीं रहा है। कभी किसी से गले मिलेंगे, किसी को आंख मारेंगे। उनकी अटेंडेंस देख लीजिए, 40%, 50%। ये जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसमें मात्र 50% अटेंडेंस है उनकी। सोनिया गांधी की 44% अटेंडेंस है, अखिलेश यादव की 36% अटेंडेंस है। क्वेश्चन पूछते नहीं है लोग, डिबेट पूछते हैं। भाजपा वालों के ज्यादा क्वेश्चन है, अपोजिशन के कम क्वेश्चन है। डिबेट में पार्टिसिपेट करते नहीं है, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते नहीं है, मतलब संसद के किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। संसद आते नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं, क्वेश्चन पूछते नहीं है, स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन कुछ नहीं पूछते, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करते नहीं। लेकिन जब मौका आपने एक पसंदीदा वेबसाइट में खबर लिखवा दी कि वह संसद नहीं चलने देंगे क्योंकि कोरोना पर स्थिति अच्छी है, सरकार बोलेगी तो सरकार अच्छी दिखाई देगी, तो कोई चर्चा ही मत होने दो। और कुछ एक उलझुल का मुद्दा लाके, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लाके कहो कि इस पे चर्चा करो, इस पे चर्चा करो। ऐसे तो ना, ऐसे चर्चा होगी क्या? अब ममता बनर्जी आके थोड़ा अपना आधिपत्य दिखाई थी दिल्ली में, तो एक चाय पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी। देखिए नहीं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। तो अब राहुल गांधी को अपनी पॉलिटिक्स को थोड़ा सीरियस करना चाहिए। ये ऐसे नॉन सीरियस पॉलिटिक्स कब तक करते रहेंगे वो? ठीक है, आरोप है राहुल गांधी पर रागिनी जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शांतनु नहीं कह रहे, बहुत से लोग कहते हैं कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है।
पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए, उसको मैं साफ शब्दों में कहूंगा, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दीपक जी, देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के शीर्ष नेतृत्व को नॉन सीरियस कहना, मैं समझती हूँ बहुत ही मूर्खतापूर्ण टिप्पणी। और मुझे ये लगता है कि अगर हमारे राजनीतिक विरोधी हमारी ताकत को कम करके आते हैं तो ये इनकी ही मूर्खता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको तमाम उदाहरण दिए, मैं तमाम प्रदेशों के उदाहरण दे सकती हूँ। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम जितने भी मध्य प्रदेश, राजस्थान का प्रमुख उदाहरण, गुजरात जो सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है भाजपा की, क्योंकि दोनों मोटा भाई वहीं से आते हैं, वहां पर भी 99 सेक्टर में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को फंसाकर ही रख दिया। तो ये लगातार कहना कि राहुल गांधी नॉन सीरियस क्वेश्चन है, मैं समझती हूँ कि राजनीतिक अपरिपक्वता की निशानी है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कुछ ऐसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो राजनीतिक विश्लेषक बन के आते हैं, वो बार बार ऐसी टिप्पणी करते हैं। मुझे उससे कोई गुरेज नहीं, आप करते रहिए। राहुल गांधी के लिए अपशब्द बोलने से जनता का भला नहीं होगा। अरे मैं तो चाहूंगा राहुल गांधी अपने आप को प्रूव करके दिखाएं, बीजेपी के इस आरोप को गलत साबित करें। नहीं करते वो ऐसा। जनता की वेदना को समझेंगे। आप 2-3 सवाल पूछे गए, मुझे प्लीज आप जवाब दे देने दीजिए। देखिए, मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार संसद में उन्होंने प्रवेश किया था तो उन्होंने साष्टांग दंडवत करके प्रणाम किया था। लोकतंत्र को एक मंदिर माना था और आज इसी लोकतंत्र का मजाक बन रहा है। आपने डेरेक ओब्रायन की चाट पापड़ी वाली प्रतिक्रिया जरूर सुना दी, दिखा दी, लेकिन क्यों ऐसा कहा ये भी बताइए ना। 10 दिन में 12 बिल पारित होते हैं, पास होते हैं। औसतन एक बिल 7 मिनट में पास हो जाता है। विपक्ष की उस पर क्या राय है? देश के जनता के तमाम कोनों में रहने वाली जनता के प्रतिनिधि जो आते हैं, क्या सोचते हैं हर एक कानून पर, ये सरकार नहीं सुनना चाहती, नहीं जानना चाहती। क्या ये लोकतांत्रिक परंपरा को सुदृढ़ करने की निशानी है? जुवेनाइल जस्टिस कानून इस देश की संसद में 5 मिनट में पास हो गया। क्या इस देश के बच्चों के भविष्य के ऊपर विपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं है? वो विपक्ष जो 60% जनता का प्रतिनिधित्व करता है। और ये आज कहा जा रहा है अरे आप चलना नहीं दे रहे ना, अगर आप चलने देते तो आप बोलते, किसने रोका था आपको? मैं बिल्कुल जवाब दे रही हूँ। देखिए, देश में राजनीति, अगर आप संसद चलने देते तो बोलते आप, किसने रोका था आपको बिल पर बोलने से? सबको टाइम मिलता है। जवाब दे रही हूँ। देखिए, राहुल देव जी ने भी और आशुतोष जी ने भी ये बात स्वीकारी है कि संसद को चलाने की पहली जिम्मेदारी, पहला उत्तरदायित्व सरकार का है। पार्लियामेंट्री डिसरप्शन इज अ लेजिटिमेट टैक्टिक ऑफ द ऑपोजिशन। एक लेख लिखा गया था, डिफेंडिंग द इंडिफेंसिबल, अरुण जेटली जी ने लिखा था। वो नेता विपक्ष थे राज्यसभा के। सुषमा स्वराज जी कहती थी कि गतिरोध करना देश की संसद में भी बहुत बड़ा लोकतांत्रिक काम है और काम ना होने देना भी काम है। आज टैक्स पेयर के पैसों की बहुत दुहाई दी जा रही है। ये 300 करोड़ का पेगासस स्पाईवेयर जो खरीदा गया है, वो भी टैक्स पेयर के पैसे से ही खरीदा गया है। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? एडजर्नमेंट मोशन आप पास नहीं होने देते। आप केवल शॉर्ट टर्म डिस्कशन, 30 मिनट के डिस्कशन में, इस देश में इससे ज्यादा राज्य और यूनियन टेरिटरी है, 1 मिनट बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा एक सदस्य को। ऐसे कराना चाहते हैं आप? वोटिंग राइट नहीं देना चाहते, वोट नहीं करने देना चाहते, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं संसद चलने दे रहा है। मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि यूपीए के पहले कार्यकाल के पहले 5 सत्रों में 748 घंटे में से केवल 559 घंटे काम हो पाया था, और एनडीए के पहले कार्यकाल 5 सत्रों में 715 घंटों में से 704 घंटे काम हुआ था, क्योंकि विपक्ष ने होने दिया था, क्योंकि विपक्ष सहयोग में, समन्वय में विश्वास रखता है। पर मोदी जी का अहंकार और मोदी जी की आत्ममुग्धता इस वक्त चलिए ठीक है, वो लोकतंत्र। मनोज जी आपको जवाब देना है इसका, मनोज जी आपको जवाब देना है, लेकिन उससे पहले यशिका शर्मा मेरी एक दर्शक नोएडा से जुड़ी हुई है। यशिका शर्मा मेरी एक दर्शक नोएडा से जुड़ी हुई है। यशिका, संसद नहीं चल रही है, सरकार की गलती है, विपक्ष की, आपका क्या मानना है? थैंक यू सर। कल राहुल गांधी ने कई विपक्षी पार्टी के नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया था, जिसमें उन्होंने विपक्षी नेताओं से एकजुट रहने की अपील भी की थी। ये बात तो विपक्षी नेता भी मानते हैं कि मोदी जी के खिलाफ जाना इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि ये मानने वाली बात है कि मोदी जी ने हमारे देश के लिए काफी कुछ किया है जो इससे पहले कोई नहीं कर पाया है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर मोदी जी के लिए नेगेटिव है और राहुल गांधी जी के लिए पॉजिटिव है। कोरोना के टाइम पर मोदी जी का सारा ध्यान बंगाल
के इलेक्शंस की तरफ था, जहां पर लोग उनसे ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो ऑक्सीजन पैनल्स और ऑक्सीजन स्टेशंस के बारे में सोचे। फिलहाल लगातार तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ तक कि जो खाना बनाने वाला तेल है उसके दाम भी 193 रुपए लीटर हो गए हैं, जो कि एक आम मजदूर होता है उसकी दिहाड़ी ही 200 रुपए होती है। वो अगर 193 रुपए का तेल ले लेगा तो फिर वो बचे हुए 6-7 रुपए में अपने बच्चों का गुजारा कैसे करेगा। हो सकता है कि इन सब चीज़ों के बाद मोदी जी के फेवर में जो पार्टीज थी वो अब मोदी जी के फेवर में ना रहे और इससे मोदी जी के वोट बैंक पर अगले इलेक्शन में कुछ फर्क पड़े। अंत में मैं दोनों पार्टी से सिर्फ यही सवाल पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है, तो क्या वो इतनी भी सक्षम नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ पाए? बीजेपी से मैं पूछना चाहूंगी कि बीजेपी विपक्षी सब एक साथ हो गए हैं, तो बीजेपी इस पर क्या कदम उठाने वाली है? ठीक है, मनोज यादव जी जवाब दीजिए। उन्होंने कमियां भी गिना दी आपकी खूबियां भी गिना दी। बड़ा निष्पक्ष विश्लेषण किया यशिका ने। जी दीपक जी, सबसे पहला तो देखिए आप किस तरह से बातें कर रहे हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले सदन जिस दिन सत्र शुरू हुआ था, जब अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग, ओबीसी समाज के लोग, एससी समाज के और महिलाएं जब नई मंत्री बनकर के आए तो उनका जब परिचय होने लगा तो मुझे बताइए, परिचय करने से भी जो संसद की मर्यादाओं को तोड़ने का काम किसने किया? क्या पक्ष ने किया या विपक्ष ने किया? पूरा देश जानता है किसने हो हंगामा करने का काम किसने किया। दूसरा विषय यह है कि जिस तरह से आशुतोष जी बता रहे थे कि 2009 से 14 तक इस तरह से विपक्ष ने बहुत सारी चीजें चलने नहीं दी और उसी का प्रत्युत्तर दिया है रागिनी जी ने कि हमने उस समय यूपीए के समय में बहुत अच्छा काम किया। तो इसका मतलब विपक्ष हमेशा जनता के सकारात्मक जो काम है उनके लिए हमेशा खड़ा रहता था, जो मुद्दे उठाने होते थे संसद में उठाता था। लेकिन सवाल ये उठता है दीपक जी, ये हो क्यों रहा है? इसके पीछे की कहानी समझिए आप। मैंने जैसे बताया था कि जिस तरह से ममता दीदी यहाँ पर आई तो इनकी नींद से जाग गए और आप देखिए चुनावी स्टंट है और कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है दीपक जी। अगर ये चाहे तो पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं बहस कराते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी क्या ट्विटर के नेता ही बने रहेंगे क्या? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेता बने रहेंगे क्या? क्या यही सब एक्टिंग ही करते रहेंगे क्या? अरे भाई कम से कम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा लीजिए। 70 सालों से तो देश को आपने लूटा, पक्ष में रहते हुए देश के विकास के काम तो आपने किए नहीं। जनता के कल्याण के जो बिल पास होने वाले वो तो पास करा लीजिए, लेकिन वो कराने वाले नहीं है क्योंकि इनको पता है कि पार्लियामेंट चली हुई है, मीडिया का ध्यान है। कम से कम इसी बहाने राहुल गांधी जी को मीडिया का कवरेज मिल जाएगा, उनकी टीआरपी बढ़ जाएगी। देखिए दीपक जी, ये चुनावी स्टंट है और आने वाले समय में देख लीजिएगा यही होने वाला है। और जो ये गठबंधन भी चल रहा है उसमें भी आप देख रहे हैं ये परिवारवादी और वंशवादी जो लोग हैं, आशुतोष को भी पता है। आशुतोष, टीआरपी नहीं आ रही है आजकल। आजकल टीआरपी नहीं आ रही है, लेकिन राहुल गांधी जी को ये टीआरपी मिलने वाली है। देखिए दीपक जी, ये लड़ाई चैनल वालों से दर्द मुझे इसका टीआरपी आने का। मैं 10 सेकंड में मैं खत्म करता हूं। देखिए ऐसा है दीपक जी, क्या है कि उद्धव ठाकरे जी बिल्कुल जवाब दीजिएगा। चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे जी चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे कैसे आगे बढ़े, सोनिया माता जी चाहता है कि कैसे हमारा राहुल गांधी हमारा बेटा आगे बढ़े, ममता दीदी चाहती है कैसे अभिषेक बनर्जी आगे बढ़े, उधर मुलायम सिंह जी चाह रहे हैं किस तरह अखिलेश यादव आगे बढ़े। तो वंशवादी और परिवारवादी जो लोग हैं वो गठबंधन करके इस तरह की टी पार्टी और डिनर पार्टी कर रहे हैं, अन्यथा कोई कारण नहीं है। जनता के भलाई के लिए इनको कोई इच्छा नहीं है, जनता की भलाई की इनको कोई चिंता नहीं है। अन्यथा ये लोग सवाल पूछते और भारत सरकार जवाब देती, जनता के हितों के सवाल पूछते। हम किसान के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम कोरोना पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम पैगासस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये झूठ बोलना, ये डिबेट करने के लिए आ जाते, ये टीवी चैनल पर बोले चर्चा करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट में जाकर के चर्चा नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये चर्चा करेंगे, ये ट्विटर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले ऋषिपाल महाशय, मेरे एक दर्शक जुड़ गए। रागिनी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा ब्रेक के बाद। ऋषिपाल महाशय, मेरे एक दर्शक जुड़ गए। ऋषिपाल जी, संसद नहीं चल रही है, कौन जिम्मेदार है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? नहीं भाई साहब, इसका जो विपक्ष है वो जिम्मेदार है भाई साहब इसके लिए। हेलो जी, बोलिए जल्दी बोलिए।
भाई साहब विपक्ष इसके जिम्मेदार है, जो इस संसद को नहीं चलने देना चाह रहे। ये जो 243 करोड़ रुपए जो बर्बाद हो रहे हैं भाई साहब, इसके जिसके जिम्मेदार यही लोग हैं। अगर ये संसद को चलने दें तो इसमें कोई इन पे दिक्कत क्या आती है भाई साहब? तो इस संसद को चलना चाहिए। अगर इनकी कोई बात नहीं सुने तब तो एक अलग बात है, लेकिन इनका जानबूझ के राहुल जी और जो पूरा विपक्ष है भाई साहब, ये जानबूझ के इस विपक्ष को, इसको संसद को नहीं चलना देना चाहते भाई साहब, इसको जानबूझ के जी। अगर ये इसको चलने देते तो इनकी प्रॉब्लम क्या आती है भाई साहब? ऋषिपाल जी की बात से ही बहस की शुरुआत होगी। रागिनी, क्या विपक्ष जानबूझकर संसद नहीं चलने देना चाहता? सवाल का जवाब तैयार रखिएगा, ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं।